2019 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी दी किंग एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है इंग्लैंड के राजा हेनरी द फिफ्थ के बारे में, जिसे बेहद यंग एज में देश का राजा बनना पड़ता है और राजा बन के उसे राजद्रोह, विश्वासघात और फ्रांस के साथ एक बड़ी जंग का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज की स्टोरी की तरफ, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी के इंग्लैंड से। एक हॉटस्पर नाम के यंग नाइट सोल्जर ने हर बार की तरह इस बार भी स्कॉटलैंड के रेबल्स को हराया है। अपने कई आदमियों को खोने और कई सालों से लगातार इंग्लैंड के लिए लड़ने के बाद हॉटस्पर इंग्लैंड के राजा से अपनी वेल्स में रह रही फैमिली के लिए जमीन और पैसे मांगता है, जिसका राजा ने प्रॉमिस किया था। पर राजा अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है, जिसपे हॉटस्पर उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने और उसकी फैमिली ने अपने कई साल उसकी और इंग्लिश एम्पायर की सेवा में निकाले हैं। और हॉटस्पर गुस्से में उस डिनर से बीच में ही उठ के चला जाता है। उधर हम राजा के बेटे प्रिंस हेनरी को देखते हैं, जो महल से कहीं दूर शहर में एक आम आदमी की तरह रहता है। हेनरी को किंगडम या पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपना सारा दिन शराब और प्रोस्टिट्यूट के साथ ही स्पेंड करता है। शहर में हेनरी का जॉन फेल्सफ नाम का एक बेस्ट फ्रेंड है, जो एक रिटायर्ड नाइट सोल्जर है और वो भी सारा दिन हेनरी के साथ शहर में अय्याशी करता है। एक दिन राजा के महल से एक मैसेंजर आता है जो हेनरी से कहता है कि राजा की तबीयत आजकल काफी खराब रहती है और वो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। पर हेनरी महल वापस जाने के लिए मना कर देता है। जॉन उसे समझाता है कि अगर उसका फादर उससे बिना मिले मर गया तो हेनरी अपनी सारी उम्र गिल्ट में ही रहेगा, इसलिए उसे एक बार महल वापस जाना चाहिए। हेनरी अगले दिन महल वापस जाता है, जहां सभी बड़े मिनिस्टर्स के सामने उसका फादर उसे वही बताता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। राजा कहता है कि हेनरी भले ही उसका बड़ा बेटा हो, पर वो अपने बाद अपने छोटे बेटे थॉमस को ही राजा बनाएगा। राजा कहता है कि वो ऑलरेडी जानता है कि हेनरी राजा नहीं बनना चाहता, पर उसे फिर भी लगा कि ये बात उसे एक बार राज दरबार में सबके सामने कर लेनी चाहिए। हेनरी को राजा के इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो खुश होता है ये सुन के कि उसका छोटा भाई आगे जाके उसके फादर की जगह लेगा। पर जैसे ही हेनरी को पता चलता है कि राजा के ऑर्डर्स पे कल थॉमस हॉटस्पर की आर्मी से लड़ने वाला है, वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उनके फादर की पाली हुई दुश्मनी बच्चों को नहीं निभानी चाहिए। साथ ही उसे पता होता है कि उसके छोटे भाई को जंग का हॉटस्पर जितना एक्सपीरियंस नहीं है, पर थॉमस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। शहर वापस जाके हेनरी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा होता और वो सारी रात अपने भाई और कल की जंग के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन हेनरी जंग के मैदान में चला जाता है और उसे वहां देख के थॉमस चौंक जाता है, पर हेनरी उसे यकीन दिलाता है कि वो थॉमस की पॉपुलैरिटी नहीं छीनना चाहता, बल्कि वो बस यहाँ उसकी हेल्प करने आया है ताकि उसे कोई हार्म ना हो। हेनरी एक मैसेंजर के थ्रू हॉटस्पर को मैसेज भिजवाता है और उसे सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है, ताकि उनकी लड़ाई से इस जंग का फैसला हो सके और हजारों सोल्जर्स को अपना खून ना बहाना पड़े। और हॉटस्पर अपने फादर के मना करने के बाद भी इस लड़ाई के लिए हाँ कर देता है। लड़ाई शुरू होती है और दोनों ही अच्छे फाइटर्स होने की वजह से अच्छे से लड़ते हैं। तलवार छूट जाने के बाद भी दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद हेनरी एक खंजर से हॉटस्पर को मार डालता है। इस लड़ाई को जीतकर हेनरी दोनों साइड्स के हजारों सोल्जर्स की जान बचा लेता है, पर थॉमस अपने बड़े भाई के एक्शन से खुश नहीं होता और कहता है कि मुझे इस फौज को खुद को एक लीडर की तरह दिखाना था, पर तू मेरा क्रेडिट चुरा रहा है। और हेनरी वहां से चला जाता है। शहर वापस आके हेनरी हॉटस्पर को मारने के लिए बेहद रिग्रेट करता है और कई दिनों तक ड्रिंक करके नशे में रहता है। कुछ दिनों के बाद राजा का सबसे करीबी सलाहकार और चीफ मिनिस्टर विलियम हेनरी से मिलने आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि थॉमस वेल्स की लड़ाई में मारा गया है और किंग बीमारी की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और मैं तुझसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि महल वापस चल के इंग्लैंड पे राज कर, वरना बिना किसी लीडर के इंग्लैंड पे दूसरे देश अटैक कर देंगे और हमारे देश की आम जनता खतरे में आ जाएगी। अपने भाई की मौत से गुस्से में आके हेनरी अपने फादर से मिलने जाता है और उससे मरने से पहले एक मॉन्स्टर कहता है, और उसका फादर उसके हाथों में इंग्लैंड की जिम्मेदारी देके मर जाता है। सभी मिनिस्टर्स और इंग्लिश आर्मी के बड़े लोग हेनरी के आगे अपना सर झुकाते हैं और अगले ही दिन हेनरी को इंग्लैंड का राजा बना दिया जाता है। हेनरी का कुछ पुराना सामान लेने जब महल के नौकर और सोल्जर्स उसके शहर वाले घर जाते हैं, तो उसके यहाँ जॉन को सोता देख के वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड के नए किंग तुझ जैसे अल्कोहलिक से दूर रहना चाहते हैं। हेनरी को इंग्लैंड का नया किंग बनाने की सेरेमनी पूरी होती है और रात को महल में नए किंग के लिए एक शाही डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेनरी वहाँ दूसरे देश के राजाओं के भेजे हुए गिफ्ट्स ओपन करता है। गिफ्ट में आई एक गोल्ड की ट्रॉफी वो अपनी बहन और डेनमार्क की क्वीन फिलिपा को दे देता है और
एक चाबी से चलने वाली बर्ड वो अपनी कजिन और कैम्ब्रिज के प्रिंस को देता है। लास्ट गिफ्ट थोड़ा अजीब होता है जो फ्रांस के राजा ने भेजा होता है, जिसमें बिना किसी नोट या मैसेज के एक बॉल होती है और हेनरी उसे भी ये कह के एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बॉल उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। पर डिनर के नेक्स्ट दिन विलियम किंग से कहता है कि एक सिंपल बॉल भेज के फ्रांस के राजा ने आपकी इंसल्ट की है, क्योंकि वो शायद आपको एक बच्चा समझ बैठे हैं और हमें इस इंसल्ट का कोई बदला लेना चाहिए। पर हेनरी किसी भी रिटेलिएशन के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमें अभी अपने देश के इंटरनल मैटर्स ठीक करने चाहिए और किसी दूसरे देश से इतनी सी बात पर जंग करना कोई समझदारी नहीं है। डेनमार्क लौटने से पहले उसकी बहन फिलिपा हेनरी से कहती है कि रॉयल कोर्ट के सलाहकार और मिनिस्टर्स हमेशा अपने इंटरेस्ट और फायदे की बात करते हैं, इसलिए कभी भी उनके सजेशंस पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना और इंग्लैंड के लोगों को हमेशा फेयरली ट्रीट करना। कुछ दिन बाद आर्च बिशप फ्रांस में क्रिश्चियन लोगों पे हो रहे अत्याचार और वहाँ के राजा के हिस्ट्री के बारे में हेनरी को बताने लगता है, पर हेनरी उन बातों से जल्दी ही बोर हो जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर क्या चाहते थे, पर वो अभी फ्रांस या जेरूसलम पे कोई अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि वॉर में पहले ही उसका फादर बेहद खून बहा चुका है। पर हेनरी के इस एटीट्यूड से बड़े क्रिश्चियन पादरी और मिनिस्टर्स नाराज हो जाते हैं। विलियम उसे समझाता है कि हेनरी को अब एक देश के राजा की तरह सोचना चाहिए और दूसरे देशों को जवाब ना देके वो रॉयल कोर्ट के सामने एक कमजोर किंग होने का एग्जाम्पल सेट कर रहा है। उधर शहर में जॉन अब अकेला रह जाता है और हेनरी के ना रहने से उसके पास अपना रेंट या बार में शराब पीने के भी पैसे नहीं होते और शहर के लोग अब उसे बुरी तरह ट्रीट करने लगते हैं। जॉन कहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस देश का राजा है, पर बार की ओनर उससे कहती है कि वो इंग्लैंड का किंग अब कभी तुझसे मिलने नहीं आने वाला, क्योंकि तू बस एक रिटायर्ड ड्रंक सोल्जर है। महल में सोल्जर्स एक कैदी को हेनरी से मिलाते हैं जो कहता है कि वो इन्फॉर्मेशन के बदले इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहता है। वो बताता है कि वो एक असासिन है जिसे फ्रांस के राजा ने हेनरी को मारने के लिए हायर किया था। रॉयल कोर्ट के सभी मेंबर्स के अकॉर्डिंग फ्रांस का उनके राजा पे जानलेवा अटैक प्लान करना सीधा एक्ट ऑफ वॉर माना जाना चाहिए, पर हेनरी एक लेटर के जरिए फ्रांस के राजा को एक चिट्ठी भिजवाता है और कहता है कि अगर वो लड़ाई ही चाहते हैं तो एक कातिल की जगह अपनी पूरी फौज भेज दें ताकि हम ऑफिशियली लड़ सकें। और हेनरी के इस डिसीजन पे भी सवाल उठने लगते हैं। अब सबको ये लगने लगता है कि हेनरी एक वीक राजा है जो इंग्लैंड को यूनाइट नहीं कर सकता। हेनरी के कजन प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज और लॉर्ड ग्रे नाम के दो बड़े राज्यों को एक फ्रेंच एजेंट अप्रोच करता है और इंग्लैंड को छोड़ के अपने राज्यों को फ्रांस में मिलाने का ऑफर देता है, जिस ऑफर को वो दोनों विलियम से शेयर करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने नए राजा पे भरोसा नहीं है और फ्रांस का ऑफर भी बेहद बेटर है। पर विलियम उन्हें हेनरी पे भरोसा रखने के लिए कहता है। विलियम हेनरी से मिलता है और कहता है कि अब हम फ्रेंच लोगों को और ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते और अगर अब तुमने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो इंग्लैंड की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। अब हेनरी ना चाहते हुए भी फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि उसके करीबी राज्यों को साइड चेंज करने का ऑप्शन देके फ्रांस ने तीसरी गलती करी होती है। साथ ही भारी मन से हेनरी लॉर्ड ग्रे और अपने कजन का सर कटवा देता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड का साथ छोड़ के फ्रांस का साथ देने का सोचा। हेनरी जंग पे जाने से पहले शहर के एक बार में जाके जॉन से मिलता है और इतने टाइम से उसे कांटेक्ट ना करने के लिए माफी मांगता है। हेनरी जॉन को अपनी फौज का चीफ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बनाने का ऑफर देता है, क्योंकि वो सिर्फ जॉन पे ही ट्रस्ट करता है। जॉन मान जाता है और नए राजा को बदले में अपना सारा बार का उधार चुकाने के लिए बोलता है। कुछ हफ्तों के बाद हेनरी इंग्लिश फौज के साथ समंदर के रास्ते फ्रांस के लिए निकलता है और वहां पहुंच के वो एक खाली पड़े गांव को अपना बेस कैंप बनाते हैं। इंग्लिश फौजी पेड़ों को काट के हैरफ्लर के महल के सामने बड़े कैटापिल्ट गुलेल खड़े कर देते हैं और उनसे उस महल पे अटैक करते हैं, पर 2 दिन तक महल पे भारी गोलाबारी करने के बाद भी हैरफ्लर के लोग बाहर नहीं आते और रॉयल मिनिस्टर्स अब एंजाइटी में आने लगते हैं और कहते हैं कि हमें महल पे सोल्जर से अटैक करना चाहिए। पर हेनरी कहता है कि हमने उन्हें हर तरफ से घेरा हुआ है और हमें अपने सोल्जर्स को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो लोग जल्दी ही बाहर आएंगे। हेनरी का अंदाजा बिल्कुल सही होता है और भूख और प्यास से बेहाल होकर हैरफ्लर का राजा बाहर आके सरेंडर कर देता है और हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि औरतों और बच्चों को बंदी ना बनाएं और इंग्लिश फौजी वहां के औरतों और बच्चों को जाने देती हैं। उसी रात को इंग्लिश फौज के खेमों में फ्रांस का प्रिंस लुई आता है और हेनरी को एक कहानी के थ्रू वार्न करता है कि अगर वो लोग उसकी कंट्री से अभी वापस नहीं लौटे तो वो हेनरी और उसकी आर्मी का बेहद बुरा हाल करेगा। हेनरी मानता है कि उसकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, पर वो लुई को बिना कोई जवाब दिए गुड नाइट कह के उस टेंट से बाहर आ जाता है और जॉन को इंग्लिश फौजियों को लेके फ्रांस में आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है।
अगले दिन इंग्लिश फौजी कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ के एक और कैंप सेटअप करती हैं और 3 छोटे इंग्लिश बच्चे खाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। लुई के फ्रेंच सोल्जर्स उन 3 में से 2 बच्चों को मार डालते हैं और मैसेज के तौर पे तीसरे बच्चे के हाथों में उन 2 बच्चों के सर वापस भेजते हैं। लुई की ये दरिंदगी देख के हेनरी गुस्से में आ जाता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि हमारे पास जो फ्रेंच कैदी हैं उनके सर काट के स्पाइक्स के सहारे नदी किनारे लटका दो। पर जॉन राजा का ये हुक्म नहीं मानता और कहता है कि अभी तू गुस्से में है, पर हम दोनों जानते हैं कि हम उस सन की लुई की तरह खून के प्यासे मेनियक्स नहीं हैं। अगले दिन हेनरी अपनी पूरी फौज के साथ और आगे बढ़ता है जब हिल के पास पहुंच के उसे एक चौंका देने वाला सरप्राइज मिलता है। वो देखता है कि उसके सामने लुई की लीडरशिप में फ्रेंच आर्मी के कैंप्स लगे हैं जो गिनती में उनकी फौज से डबल हैं। रॉयल लोग हेनरी को वापस लौटने की सलाह देते हैं क्योंकि इंग्लिश फौजें अपने से 2 गुना बड़ी फौज से जीत नहीं पाएंगी। पर तभी जॉन हेनरी से कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जॉन कहता है कि दोनों आर्मीज के बीच में जो नीचे ग्राउंड है वो डीप है और क्योंकि आज उसके घुटने में दर्द हो रहा है इसलिए उसे यकीन है कि आज रात बेहद बारिश होगी और कल बारिश से वो ग्राउंड पानी और कीचड़ से भर जाएगा। जॉन कहता है कि फ्रेंच आर्मी कल अपने घोड़ों और मेटल के हैवी आर्मर्स पहन के लड़ने वाली है, पर बारिश के कीचड़ में वो इतने हैवी मेटल सूट्स के साथ मूव नहीं कर पाएंगे और अगर हम एक छोटी टुकड़ी बेट के तौर पे भेज के उन्हें इस कीचड़ में फंसा लेते हैं फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमारे बाकी सोल्जर्स बिना मेटल सूट और हल्के हथियारों के साथ साइड से उन पर अटैक कर देंगे और क्योंकि हमारे पास अच्छे आर्चर्स की भी एक फौज है इसीलिए उन्हें हराना पॉसिबल हो सकता है। रॉयल लोग जॉन के प्लान को डम्ब और स्टूपिड कहते हैं, पर हेनरी को जॉन पे पूरा भरोसा होता है और वो कहता है कि अगर आज रात को बारिश हो गई तो कल हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। जॉन की प्रिडिक्शन बिल्कुल सही प्रूव होती है और उस रात बेहद बारिश होती है और अगली सुबह सब जंग के लिए रेडी होने लगते हैं। हेनरी अपसेट होता है ये देख के कि जॉन उस पहली छोटी टुकड़ी में जाने वाला है जो फ्रेंच आर्मी के लिए बेट बनेगी और उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। एक आखिरी बार खून खराबे से बचने के लिए हेनरी लुई को भी हॉटस्पर की तरह सिंगल कॉम्बैट का ऑफर देता है, पर लुई उस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो अपनी 2 गुना साइज की आर्मी पे कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि हेनरी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो हारने वाला है और वो लड़ाई से डरता है। हेनरी वापस अपनी फौज के पास आता है और उन्हें एनकरेज करने के लिए एक ब्रेवरी की स्पीच देता है, जिसके बाद वो अपनी फौज के साथ साइड के पेड़ों में छुप जाता है और जॉन बेट टीम के साथ आगे बढ़ता है। ओवर कॉन्फिडेंट लुई इस बेट में फंस जाता है और अपनी आधी फौज जॉन की तरफ भेज देता है, पर तभी पेड़ों में से हेनरी के इंग्लिश आर्चर्स उन पे हजारों तीर शूट करते हैं और फ्रेंच सोल्जर्स और उनके घोड़े उस कीचड़ में फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जॉन ने प्रिडिक्ट किया था। और जॉन और उसकी बेट टीम कीचड़ का फायदा उठा के फ्रेंच आर्मी को बेहद डैमेज पहुंचाती है और जब लुई अपने बाकी सोल्जर्स को भी उस कीचड़ की तरफ भेजता है तब साइड के पेड़ों में से हेनरी और उसकी बाकी आर्मी भी बिना आर्मर और घोड़ों के पैदल ही फ्रेंच सोल्जर्स पे हल्के हथियारों से अटैक कर देती है। एक के बाद एक जॉन की सभी प्रेडिक्शन सही प्रूव होती हैं और बिना मेटल आर्मर और घोड़ों के हेनरी और इंग्लिश सोल्जर्स गिनती में कम होने के बाद भी कीचड़ में फंसी फ्रेंच आर्मी पे भारी पड़ते हैं और आधी से ज्यादा फ्रेंच आर्मी को खत्म कर देते हैं। लुई भी अब तक समझ जाता है कि वो ये जंग हार रहा है, इसीलिए वो अब हेनरी को 1-on-1 लड़ने का ऑफर देता है, पर अपने आर्मर के साथ लुई बार बार फिसल के कीचड़ में गिर रहा होता है और खुद को एम्बैरेस कर रहा होता है। इसीलिए हेनरी टाइम वेस्ट न करते हुए अपने कुछ सोल्जर्स को इशारा करता है जो लुई को मार डालते हैं। लुई के मरते ही बचे हुए फ्रेंच सोल्जर्स भी अब हथियार डाल देते हैं और सभी इंग्लिश सोल्जर्स जीतने पे हेनरी के लिए नारे लगाने लगते हैं, पर हेनरी ये जीत सेलिब्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसे जॉन की डेड बॉडी मिल जाती है जो बेट पार्टी के साथ लड़ते हुए मारा गया था और हेनरी इंग्लिश सोल्जर्स को बचे हुए सभी फ्रेंच प्रिजनर्स को मारने का ऑर्डर देता है। एक दिन बाद फ्रांस का किंग हेनरी के पास सरेंडर के लिए आता है, पर उसकी सरेंडर करने की एक कंडीशन होती है कि हेनरी की शादी उसकी बेटी प्रिंसेस कैथरीन से होगी ताकि इस रिलेशनशिप से दोनों रॉयल फैमिलीज में दोस्ती हो जाए और फिर कभी इन दोनों देशों को आपस में लड़ना ना पड़े। हेनरी इस कंडीशन के लिए मान जाता है और वापस इंग्लैंड आ जाता है जहां इंग्लिश लोग अपने जंग जीत के आए राजा और उसकी नई रानी देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। पर पब्लिक में जाने से पहले हेनरी एक बार कैथरीन से अकेले में बात करने आता है। कैथरीन उससे कहती है कि वो एज अ वाइफ खुद को सबमिट नहीं करने वाली जब तक हेनरी खुद उसकी रिस्पेक्ट अर्न नहीं करता। साथ ही वो हेनरी से पूछती है कि उसने उसकी कंट्री पे अटैक ही क्यों किया। कैथरीन उससे कहती है कि उसका फादर एक मैच्योर और रीजनेबल किंग है जो कभी वॉर नहीं चाहेगा और उन्होंने कभी हेनरी को मारने के लिए कोई असैसिन या गिफ्ट में कोई बॉल नहीं भेजी थी और अब हेनरी को डाउट होने लगता है। साथ ही उसे
अपनी बहन फिलिपा की कही हुई बात याद आती है और वो विलियम को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि हमारे सोल्जर्स को वो असैसिन कैसे मिला था जो फ्रांस से मुझ पर अटैक करने आया था, जिसपे विलियम बार बार अपनी कहानी बदलने लगता है। और जब हेनरी उससे पूछता है कि फ्रांस को जीतने के बाद वहाँ की जमीनों पे कब्जा करके उसे कितने लाखों का फायदा हुआ है, तब विलियम सच बोल देता है और कहता है कि उसी ने ही हेनरी को फ्रांस पर अटैक करने के लिए उकसाया था, क्योंकि बिना लड़ाई के कभी किसी देश में शांति नहीं आ सकती और उसी की वजह से अब इंग्लिश एम्पायर और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और दोनों देशों में दोस्ती भी हो गई है। विलियम घुटनों पे बैठ के हेनरी से माफी मांगता है और कहता है कि ये जंग बेहद जरूरी थी, पर हेनरी उसी वक्त एक खंजर से उसे मार डालता है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों तरफ हजारों सोल्जर्स की जान चली गई। विलियम को मारने के बाद पब्लिक अपीयरेंस से पहले हेनरी कैथरीन से मिलने आता है और उससे कहता है कि वो उससे कुछ नहीं चाहता सिवाय एक प्रॉमिस के कि वो आज के बाद हमेशा उससे सच बोले, और कैथरीन उससे प्रॉमिस करती है। एक और ऐसी ही वॉर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।